Good evening, friends. Welcome back, all of you. Once again, we are starting various questions from various subjects. Let's start with this aim सीखना सिखाना आगे बढ़ना. First question from international relation and organization. Every question is related from your current affairs. So let's start. International relation में पहला क्वेश्चन है, consider the following statement regarding grouping G33 of country. आपको G33 कंट्रीज के बारे में बताना है. G33 इज ए कोलिशन, एक कॉयलेशन, एक मतलब एक तरह से गठबंधन बोलिए. कॉयलेशन ऑफ 33 डेवलपिंग कंट्रीज. इज इट डेवलपिंग कंट्रीज? इंडिया इज ए मेंबर ऑफ G33 coalition. It deals with the resolution of WTO's mandated issues in agriculture, which is the correct. Options are given. This is coalition of, चलिए, C is the right answer. 2 and 3. India is a part of G33, which is a group of 48 developing and least developed countries, जिसमें 48 विकासशील और लिस्ट जो सबसे कम जो विकास सबसे कम जो पिछड़े हुए देश है ना, उनको शामिल किया गया है. G33 joint ministerial statements reaffirm commitment for expeditious resolution of WTO's mandated issues in agriculture. एंड खास करके आपको पता हो एग्रीकल्चर से जुड़ी जो मुद्दे हैं वो WTO में विकासशील देशों के लिए कौन उठाएगा? एक विकसित देशों के खिलाफ, क्योंकि विकसित देश जो है ना बहुत तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते रहते हैं हमारे ऊपर. हम लोगों ने ये सब्सिडी दे दिया, वो सब्सिडी दे दिया, एग्रीकल्चर में ये छूट दे दिया, MSP ला दिया, वगैरह वगैरह बहुत तरह के प्रॉब्लम हम लोग को झेलना पड़ता है WTO के रेजुलेशन के कारण. तो वही है. अगला है बाओ फोरम फॉर एशिया. BFA is China's equivalent of what? It's a D. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है. सब बाओ फोरम इज एशिया का जो है ना वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है. देखिए बाओ या फिर कहो तो बोआ फोरम फॉर एशिया is a non-profit organization that hosts high-level forums for leaders from government, business, academia in Asia and other continents to share their vision on the most pressing issues in the region and the world at large. BFA is modeled on the World Economic Forum held annually in Davos. Consider the following statement. G20 जो कि अभी मीटिंग हो रहा है भारत में is an intergovernmental forum comprising 19 countries, 19 देश और यूरोपियन यूनियन that was founded in the wake of the global economic and financial crisis के बाद बनाया गया था 2007 में. Okay. G20 is designated as the primary forum for the international economic cooperation. G20 is held annually under the leadership of rotating presidency. G20 is initially focused largely on broad macroeconomic issue, but it has expanded its agenda to include climate change, sustainable development, health, agriculture, anti-corruption, so on. 4 तो absolutely correct है. 3 भी आपको लगना चाहिए. एनुअली होता है मीटिंग. यस. चलिए, बी इज द राइट आंसर. 234 इज द करेक्ट, बट आपको पता होना चाहिए इसमें 19 नहीं 20 मेंबर है, इसलिए तो इसका नाम पड़ा है. G20 एक इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन है. लेकिन आपको पता होना चाहिए G20 मेंबर्स प्रेजेंट अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल GDP. पूरा विश्व का जितना GDP है उसका 85% तो यही बनाता है. 75% इसमें ग्लोबल ट्रेड होता है और लगभग 2/3 जनसंख्या विश्व की यहीं पर निवास करती है, मतलब इसी फोरम में आ जाती है. इंडिया होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20. 2022 से लेके नवंबर 2023 तक हम लोग को प्रेसिडेंसी मिला है 1 साल के लिए. आपको बता देते हैं कि G20 का जो गठन हुआ था 1999 में हुआ था. वो भी जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जो टाइगर इकोनॉमिक्स होते हैं उसमें जो क्राइसिस आया था उसको ध्यान में रखते हुए था. तो 1999 में गठित किया गया था, ना कि 2007 में. ठीक है.
तो एक शुरुआत में स्टार्टिंग में तो इसका ओवरऑल मकसद इकोनॉमिक ही था, लेकिन आगे चलकर इसके इशूज को बढ़ा दिए गए। तो देख लीजिए, G20 को अपग्रेड किया गया है। द हाई लेवल हेड्स ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट्स द वेक ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 एंड 2009 designated as the primary forum for the international economic cooperation। G20 summit it's held annually, हर साल होता है, एंड इसके लीडरशिप जो होते हैं रोटेटिंग होते हैं। G20 initially focused largely on broad macroeconomic issues, but it has since expanded its agenda to the inner area, include trade, climate change, sustainable development, health, agriculture, energy, environment, climate change, anti-corruption, so on। G20 consists of two parallel tracks। एक एक फाइनेंस टैक्स जो कि लीड किया था फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, सेंट्रल बैंक गवर्नर के द्वारा, और एक होता शेरपा ट्रैक। शेरपा में होता टू ट्रैक्स। विद इन द टू ट्रैक्स देर आर thematically oriented working groups in which representative from the relevant ministries of the members as well as from invitee guests countries and various international organization participates। Consider the following statement regarding United Nations Economic and Social Council इकोसैक के बारे में पूछा जा रहा है। UN Charter established ECOSOC Economic and Social Council was one of the six main organs of United Nations। It is the principal international body dedicated to the promotion of gender equality and women empowerment. It coordinates the work of UN specialized agency and issue policy recommendation to the UN system and its member states। At present, India is not a member of ECOSOC. How it possible? चलिए, एक दो तीन। ईरान को इकोसोक से बाहर किया गया था। ठीक है। इंडिया हैज abstained in UN इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ऑन द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन। जब ईरान को उससे बाहर किया गया था, तो ईरान को जब बाहर किया तो भारत ने उससे क्या किया, आपने आपको दूर रखा। और ये एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, डेडिकेटेड करता है किस चीज़ के लिए, तो प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। UN इकोसोक voted to remove Iran with immediate effect from the membership of the Commission on the Status of Women for remainder of its 2026 term। UN ECOSOC coordinates the four वर्क फॉर 14 UN स्पेशलाइज एजेंसी, 14 जो और भी जो एजेंसियां हैं UN का स्पेशलाइज एजेंसियां, उसको एक तरह से कोऑर्डिनेट करती है, उसके कामों को देखती है, रिसीव करती है रिपोर्ट फ्रॉम द 9 UN फंड्स and programs and issue policy recommendation to the UN system, the member states। Next question है, consider the following statement regarding Pacific Island countries। Pacific Island countries के बारे में, they are located largely in tropical zone of the Pacific Ocean between Asia, Australia and Americas। Pacific Island countries के क्या, ये ट्रॉपिकल जोन, मतलब अधिकांश ट्रॉपिकल जोन में पड़ जाते हैं क्या, जिसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आता है। Though the island very small inland area, they have some of the largest exclusive zones in the world। Fiji, Marshall Island, and Solomon Island are the part of Pacific Island countries, which is the correct. This is absolutely correct। Pacific Islands countries are located largely in the tropical zone of the Pacific Ocean between Asia, Australia, America। जितने भी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज है ना, वो स्पेशली देखा जाए तो लोकेट करता है एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के जो ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है, उसी के अंदर। इसमें कुक आइलैंड, फिजी, किरबाती, रिपब्लिक ऑफ मार्स आइलैंड, फेडरेशन या फेडरेटेड स्टेट ऑफ मैक्रोनेशिया, नाउरू, न्यूई, पलाऊ, पपुआ गिनी, सोलोमन आइलैंड, टोगो, तुवालू। द आइलैंड आर वेरी स्मॉल। देखिए ये जो है ना, सब बहुत छोटे छोटे लैंड्स है, आइलैंड्स है, एंड स्प्रेड वाइड अक्रॉस द वास्ट इक्वेटोरियल, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं। एज ए रिजल्ट दे आर सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, बहुत लीस्ट पॉपुलेटेड है।
दे हैव सम ऑफ द लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव जोन इन द वर्ल्ड, लेकिन इसके पास बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया नेपाल ओवर द रीजन विच इंक्लूड काला पानी, लिपू लेक, लिपि या लिपिया, लिपियादुरा एंड सुस्ता, विच ऑफ द रीजन आर लोकेटेड इन उत्तराखंड। इसमें से कौन कौन सी जो है उत्तराखंड से बिलोंग्स करते हैं, उत्तराखंड से लिंक करते हैं, उत्तराखंड में लोकेटेड है। एक तो आपको पता होना चाहिए ये बात, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा काला पानी का, लिपू लेक का, लिपू मुद्रा का, ठीक है, लिपू लिपू अधूरा का, सुस्ता का। सुस्ता तो आपको पता होना चाहिए, सुस्ता इज नॉट अ, चलिए आई थिंक यू गेट इट। सुस्ता को छाट लिया तो आसानी से बना लिया आपने। डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ओवर द बॉर्डर डिस्प्यूट, खास करके आप रीजन को देखिएगा तो काला पानी, लिपू लेक और लिपिया धुरा, ठीक है, ऑल थ्री उत्तराखंड में है। काला पानी, लिपू लेक और लिपिया धुरा सुस्ता बिहार में पड़ता है। इंडियन ओशियन रीजन फोरम रिसेंटली सीन इन न्यूज, किसका इनिशिएटिव है ये इंडियन ओशियन रीजन फोरम, ये किसका इनिशिएटिव है? तो ये जो इनिशिएटिव है चाइना का है। चाइना रिसेंटली कन्वेंट ए फर्स्ट चाइना इंडिया ओशियन रीजन फोरम, ताकि 19 कंट्री को साथ लाया जा सके, ब्रिंगिंग टू 19 कंट्रीज, ठीक है, फ्रॉम द रीजन एंड ऑल ऑफ द इंडियाज नेबर। ये सब के सब इंडिया के नेबर हैं, खाली ये वो एक्सेप्ट फॉर इंडिया इटसेल्फ, लेकिन भारत को छोड़कर भारत के जो पड़ोसी देश है उसको एक तरह से साथ लाने के लिए चाइना का बहुत, मतलब एक तरह से इंडिया को क्या साइडलाइन करने के लिए लाया गया है ये चाइना इंडिया ओशियन रीजन फोरम। चाइना इंडिया इंडियन ओशियन फोरम लिखा है, इंडिया को बाहर रखा है लेकिन इंडियन ओशियन फोरम है। तो एक्सेप्ट इंडिया इटसेल्फ a lone absentee from a new Beijing strategic initiative. The forum underlined China's stepped up diplomacy in Indian Ocean region. ये जो एक तरह से बढ़ती रणनीति को दिखा रहा है कि उसके जो इंडियन ओशियन क्षेत्र में एक बढ़ती डिप्लोमेसी है। बिम्स्टेक कंट्रीज आर पार्टनर टू विच ऑफ द फ्लोइंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। बिम्स्टेक के जो देश हैं वो किस किस के कनेक्टिव प्रोजेक्ट्स में भाग लेते हैं? देखिए, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, तो बिम्स्टेक के जो कंट्रीज है किस किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स में है, आसियान ट्राइलेटरल हाईवे में है, बीबीएन बैकल मॉडल एग्रीमेंट में है। तो ये तो जनरल सी बात है, तीनों का तीनों सही है। देखिए, इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे कि कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया और म्यांमार है, तो कालाधन में इंडिया म्यांमार है, तो ये भी बिम्स्टेक की, चूंकि आपको पता होना चाहिए म्यांमार जो है बिम्स्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल इनिशिएटिव के लिए है बना। एशियन ट्राइलेटरल हाईवे, जिसमें कि एशियन ट्राइलेटरल कनेक्टिंग इंडिया थाईलैंड थ्रू म्यांमार, भारत और थाईलैंड को म्यांमार से होते हुए जोड़ना है, तो एशियन ट्राइलेटरल हाईवे है। और उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट फॉर सीमलेस फ्लो ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो, तो BBIN मतलब नाम सब स्पष्ट है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, और ये सब के सब जो है वो बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं। Which of the following convention govern various patent related matters? इनमें से कौन कौन सा जो कन्वेंशन है वो खास करके पेटेंट से जुड़ा हुआ रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व करता है? बुडापेस्ट, पेरिस कन्वेंशन और बर्न कन्वेंशन या बर्न कन्वेंशन, बताइए। एक तो बुडापेस्ट, दूसरा पेरिस, तीसरा बर्न, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो ए सिग्नेटरी टू द सेवरल IPR रिलेटेड कन्वेंशन। भारत भी कई प्रकार के बौद्धिक बौद्धिक संपदा अधिकार के जो कन्वेंशन है उससे जुड़ा हुआ है, और उसमें भी सिग्नेटरीज भी है। ऑल ऑफ विच गवर्न्स वेरियस पैटेंट रिलेटेड मैटर्स, खास करके आप कुछ बनाते हैं तो उसके लिए सुरक्षा होना चाहिए, उसका एक अधिकार होना चाहिए, वही एक पैटेंट। दे इंक्लूड, एक तो है बर्न कन्वेंशन जो कि कॉपीराइट के मामलों को देखता है। बुडापेस्ट बुडापेस्ट ट्रीटी जो है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। उसका उद्देश्य है कि मतलब खास करके रिकॉग्नाइज करना या रिकॉग्निशन देना ऑफ द डिपॉजिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर पर्पस ऑफ द पैटेंट प्रोसीजर। पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के मामले को देखता है, उसका कोई सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। और एक फाइनली है पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पोलालिटी, कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्रॉज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, भारत के संविधान से इलेक्शन कमीशन को पावर मिलता है।
कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट फिक्स द साइज ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में कितने मतलब सदस्य होंगे इसका कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन निर्धारित नहीं करता है। ओके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स enjoys the same status and receive salary and perks as speaker of Lok Sabha. No, 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 no. How it possible? बताइए, सोचिए। आई थिंक यू नो, ए बी दोनों सही है, तो एक दो। चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लेते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको अपॉइंट तो राष्ट्रपति करते हैं 6 साल के लिए, और या तो 65 साल, जो दोनों में से पहले हो जाए, और उनको सेम स्टेटस मिलता है, सेम सैलरी मिलती है, सेम पर्क मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऑफ इंडिया को मिलता है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो अपना पावर है, जो अथॉरिटी है, जो अधिकार है, वो खुद संविधान से प्राप्त करता है। आर्टिकल 324 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसके पावर क्या होंगे, इसके कार्य क्या होंगे, इसके पावर क्या होंगे, इसके कार्य क्या होंगे, इसके सुपरिटेंडेंस क्या होंगे, डायरेक्शन क्या होंगे, कंट्रोल क्या होगा इसका, सब के सब कुछ एवरीथिंग 324 से लेके कुछ उसके सब क्लोज बने हुए हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन की साइज की बात कर ले तो आपको पता होना चाहिए इसका साइज अभी फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर दिया कितना ही होना चाहिए। आर्टिकल 324 का जो सब क्लोज 2 है वो स्पष्ट करता है द इलेक्शन कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और जितने भी मेंबर जो इलेक्शन कमीशन चाहे, ठीक है, अदर इलेक्शन कमिश्नर, जो कि प्रेसिडेंट के अनुसार होगा, समय के अनुसार ये फिक्स होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में देखा जाए तो आपको पता होगा सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट जज ऑफ जस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन आगे चल के इसको 2 मेंबर बॉडी, फिर वापस मल्टी मेंबर बॉडी, इस तरह चलता रहा। आपको ध्यान रखना है बस कि इसकी संख्या का निर्धारण करने का जो पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, समय समय पर, संसद को नहीं है, राष्ट्रपति के पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आरपीआई एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट जिसको बोलते हैं, 51, बास द एसोसिएशन विथ रिलीजियस कनोटेशन टू रजिस्टर एज ए पॉलिटिकल पार्टी। क्या 1951 का जो जनप्रतिनिधि अधिनियम एक्ट है, क्या जो क्या ये मना करता है, ये रोकता है रिलीजियस कनोटेशन को? पॉलिटिकल पार्टी जो रिलीजियस कनोटेशन, धार्मिक से जुड़े हुए जो कनोटेशन इस्तेमाल करते हैं, उसको रोकता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द पावर टू डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज। क्या वो डी रजिस्टर करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन इंडिया को संविधान से मिलता है, या देता है संविधान ऐसा पावर? इलेक्शन का सिंबल हो, ऑर्डर हो, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर जो 1968 का है, बार्स पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम हैविंग सिंबल्स विथ रिलीजियस और कॉम्युनल कॉनोटेशन। अब ये भी सब बहुत चर्चा में इसलिए क्योंकि आपको पता हो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 बार्स पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम हैविंग ए सिंबल विथ रिलीजियस और कॉम्युनल कॉनोटेशन। सीधी सी बात है। लेट्स सी इज द राइट आंसर। ओनली 3 सही है, बाकी आपको सब पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन रिसेंटली टोल्ड सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन रिसेंटली टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहा कि देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन विच बार एसोसिएशन with religious connotation to the register as a political parties under the section 29A of the RP Act 1951। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट से कि देखिए यहाँ पर कोई मतलब आप कोई जो प्रतिबंध ही नहीं है रिलीजियस कॉन्टेशन के लिए रजिस्टर्ड पार्टी शुरू। इलेक्शन कमीशन जनरली डज नॉट हैव द पावर टू डी रजिस्टर करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को, समथिंग विच इट हैज प्रपोज एज एन इलेक्टोरल रिफॉर्म टू द गवर्नमेंट मेनी टाइम्स। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कई बार कहा कि हमको डी रजिस्टर करने का पावर दीजिए, लेकिन इसके लिए तो एक संशोधन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो संभव है। लेकिन ये संशोधन तो खुद पार्टी चाहेगी ही नहीं, पार्टी कभी चाहेगी कि उस पर ही झटका पड़ जाए। हाँ, रही बात सिंबल की, इलेक्शन जो रिजर्वेशन है, अलॉटमेंट ऑर्डर जो 1968 का है, वो पार्टियों पर बार मतलब प्रतिबंध लगाता है कि आप किसी भी प्रकार का कॉम्युनल कॉनोटेशन या फिर सिंबल जो रिलीजियस से जुड़ा हुआ हो उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन कैमरा प्रोसीडिंग।
इन कैमरा प्रोसीडिंग में क्या होता है? देखिए, इन कैमरा प्रोसीडिंग आर कंडक्टेड एज पर द कोर्ट्स डिस्क्रिशन इन सेंसिटिव मैटर्स टू इंश्योर प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी टू द पार्टीज इन्वॉल्व। ये मतलब कोर्ट के डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है कि किस मैटर को कितना हद तक प्राइवेसी मिले, कितना हद तक प्रोटेक्शन मिले। ठीक है। in the in camera proceeding, to maintain the freedom of press, the press is allowed to report on the matter being heard without the permission of court। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोर्ट के परमिशन के बिना ही आपके फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर आपको सारी आज़ादी दे दी जाएगी, आप कुछ भी छाप दीजिए जो आप कुछ सुन रहे हैं। CRPC जो हैज डिटेल्ड द टाइप्स ऑफ द केसेस दैट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन कैमरा। क्या सीआरपीसी में पूरा डिटेल बताया गया है कि किस प्रकार के केसेस को रिकॉर्डेड किया जाए कैमरा में और नहीं किया जाएगा? ऐसा तो कुछ लगता नहीं है आपको। चलिए, केवल और केवल एक 3 सही है। इन कैमरा प्रोसीडिंग द प्राइवेट अनलाइक ओपन कोर्ट, जैसे मतलब ओपन कोर्ट में होता है ना, उसके जस्ट अपोजिट काम करता है कैमरा प्रोसीडिंग। कैमरा प्रोसीडिंग conducted as per the court's discretion in sensitive matters to ensure the protection and privacy of the party involved. The proceedings are usually held through the video conferencing और in close chamber, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा या तो क्लोज चैम्बर में होगा, फ्रॉम विच द पब्लिक एंड प्रेस, तो दोनों को बाहर रखा जाएगा। क्योंकि आप जनरल कोर्ट में क्या देखते हैं, वहाँ पर पब्लिक लोग बैठती है, मीडिया वाले लाके आके बैठते हैं, लेकिन जो बात अगर कैमरा प्रोसीडिंग की हो तो वो एक बंद दरवाजे के पीछे होता है, एक चैम्बर्स में होता है, जिसमें जनरल लोग शामिल नहीं होते, क्योंकि कुछ प्राइवेसी की बात होती है। ठीक है, उसको बाहर नहीं निकाला सकता है। ये मतलब आपकी निजता, आपके मतलब फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा भी है, और कहीं ना कहीं कुछ सेंसिटिव मामले जो बाहर ना आ जाए उसको भी इस तरह से सहायता मिलती है। देखिए, एक ओपन कोर्ट में क्या होता है, ओपन जैसे सिस्टम में, जहाँ पर यूजली कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग द प्रेस इज अलाउड रिपोर्ट ऑन द मैटर बीइंग हर्ड। आप आराम से लिखिए छापिए कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है ओपन कोर्ट में। सेक्शन 327 सीआरपीसी का 327, उसमें डिटेल बताया गया, स्पष्ट बताया गया, हैज डिटेल्ड टाइप्स ऑफ केसेस दैट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन कैमरा, इंक्लूडिंग इंक्वायरी इनटू द एंड ट्रायल इन द रेप केस। ठीक है, तो सीआरपीसी का 327 सेक्शन ये चर्चा करता है कि किस प्रकार के केसेस को इसमें शामिल किया जाए जिसमें कैमरा रिकॉर्डिंग अलाउडेड है। और साथ साथ सेक्शन ये भी कहता है कि इफ द प्रिसाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट, अगर उसको लगता है मजिस्ट्रेट को या जज को, शी कैन ऑर्डर एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग दैट द पब्लिक जनरली और एनी पार्टिकुलर पर्सन और शेल नॉट रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम ऑफ द कोर्ट बिल्डिंग। अगर मजिस्ट्रेट को या फिर जज को ऐसा लगता है कि इस केस की संवेदनशीलता को देखते हुए, तो जनरली वो पब्लिक को बाहर कर सकता है कोर्ट रूम में प्रवेश करने से। और इसके अलावा 327 जो सीआरपीसी का 327 सेक्शन है, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि इट शेल नॉट बी लॉफुल टू पब्लिश। अगर आपने किसी बिना पूछे छाप दिए मैटर को पब्लिश किया इन रिलेशन टू द कैमरा प्रोसीडिंग एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट के परमिशन के अगर आपने किसी भी प्रकार से इन सब मामलों को जो प्रोसीडिंग हुआ है कैमरा कोर्ट में अगर छापे, तो समझ लीजिए आप दंडित हो जाइएगा। इट एड्स द बैन ऑन पब्लिक ऑफ ट्रायल प्रोसीडिंग फॉर ऑफेंस ऑफ रेप may be lifted subject to the maintaining confidentiality of a name and address of the parties. In camera proceeding are usually conducted at family courts. Generally ये family courts में होता है in cases of matrimonial dispute, जिसमें कि judicial separation की जरूरत होती है, including judicial separation, divorce proceeding, impotence, and more. In camera proceeding are also conducted during the deposition of witness of terrorist activities as per the court's discretion, so as to protect them and maintain the national security. Consider the following statement. Article 3 of the Constitution gives the Supreme Court of India exclusive jurisdiction to decide what the boundaries of the states. Yeah, of course, this is absolutely what? The State Reorganization Act that was passed in 1956 was based on the findings of the Justice Fazal Ali Commission. Okay, that's a good. Of course, 2 is right, but 1 is incorrect. कर्नाटका ने खूब चिल्लाया है आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करते हुए।
Karnataka has cited Article 3 of the Constitution to argue that Supreme Court does not have the jurisdiction. अरे सुप्रीम कोर्ट के पावर नहीं है, जुडिशन नहीं है टू डिसाइड बॉर्डर ऑफ द स्टेट्स, एंड ओनली द पार्लियामेंट हैज पावर टू डू सो। और ये आर्टिकल 3 में तो ये सरकार को या पार्लियामेंट को अधिकार है ना, संसद को अधिकार है ना, स्टेट के बाउंड्रीज को निर्धारण करने का, उसकी सीमा का सीमांकन करने का, उसमें परिवर्तन करने का, नाम का बदलने का, छोटा करने का, बड़ा करने का, अमलगेशन करने का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरफेयर कर रही है? ये कर्नाटका का कहना है, बट आपको कर्नाटका का पता नहीं है कि आर्टिकल 142 भी है जिसमें कंप्लीट जस्टिस के समय कुछ भी हो सकता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन 1956। ऑफ कोर्स 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था। इस बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द, और ये जस्टिस फजल अली कमीशन के मतलब रिपोर्ट पे टिका है, विच वॉज अपॉइंटेड इन 1953, जिसको 1953 में गठित किया गया था और 2 साल बाद इसका फिर रिपोर्ट आया था। अगला क्वेश्चन है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए उस पर सोचना है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स mandates that law of country should be in consonance with the modern ethos. It should be sensible and easy to apply. क्या डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन जो है वो मतलब मैंडेट करता है क्या देश के कंट्री को, देश के कानून को, कि आप जो नियम और जो भी धारा जो भी कुछ भी बनाए मतलब वो आज के इथोस से जुड़ा होना चाहिए, इट शुड बी सेंसिबल होना चाहिए, आसानी से एप्लीकेबल होना चाहिए, ऐसा है क्या? इंटरनेशनल कोवेनेंट और इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, जिसको ICESCR कहते हैं, सिक्स टू अचीव द progressively the full realization of the rights recognized in the covenant by adopting legislative measures which are the correct incorrect, of course incorrect है एक और दो दोनों। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स मैंडेट, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है जो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स मतलब वो मैंडेट करता है, मैंडेट मतलब समझते हैं मतलब अपरिहार, that law of the country, laws of the country should be in consonance with its modern ethos. It should be sensible and easy. It should be sensible होना चाहिए, easy होना चाहिए। In modern society, this primitiveness necessitated that the principle of non-retrogression, the doctrine of progressive realization of rights, Article 2, Subclause 1 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. India is a signatory. Sir, India is a signatory. Seek to achieving progressively the full realization of rights recognized in convent by all parties. Appropriate means including particularly the adoption of legislative measures. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ इंडिया। अब भारत में चुनाव होगा आने वाले समय में 2024 में, उसको संबंध में लेकर आप कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए। Absentee voters are those who are unable to physically cast their vote due to their service condition. There is a facility for absentee voters to vote through the postal ballots, जिसको हम लोग प्रॉक्सी वोट बोलते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या absentee वोटर्स के लिए ये एप्लीकेबल है? Returning officer RO is appointed by the Election Commission of India and it is the highest authority in the constituencies. Generally, the district magistrate is the ex officio returning officer in Lok Sabha election. Oh, really? DM को ex officio मतलब जो DM होगा वही लोकसभा का आरओ हो जाएगा। चलिए आप इसके बारे में जानते हैं कि नहीं? लेट्स सी 1 2 3 4। There is also facility for absentee voters to vote through the P जो बैलेट होता है, आई मीन प्रॉक्सी वोट्स वो जिसको बोलते हैं हम लोग। दिस वोटर्स आर दोज हु आर अनएबल टू फिजिकली कास्ट देयर वोट, क्योंकि वो वहाँ पर है ही नहीं तो फिजिकली रूप से वो पढ़ते अपने कॉन्स्टिट्यूशन वोट कैसे देंगे, तो उनका वोट छूट जाएगा ना, तो उनको absentee वोटर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको रेलवे एम्प्लॉई है हु आर पोस्टेड आउटसाइड देयर होम स्टेट्स आर काउंटेड एज एब्सेंटी वोटर्स।
रिटर्निंग ऑफिसर की बात कर ले आरओ की। आरओ को अपॉइंट किया जाता है प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ इलेक्शन द आरओ इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। आरओ के पास सबसे ज्यादा पावरफुल होता है इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, हैविंग ए वाइड रेंज ऑफ पावर्स इन ऑर्डर टू पीसफुल्ली एंड इम्पार्शली कंडक्ट इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन कमाना कराने के लिए जितनी भी पावर होनी चाहिए उसके पास सब कुछ उनको पास होता है, पीसफुल्ली कंडक्ट होना चाहिए। आरओ देमसेल्फ डू नॉट काउंट ऑल वोट्स। हालांकि आरओ खुद गिनती नहीं करता है ऑल वोट्स को, बट वेरीफाई द काउंटिंग एट द मल्टीपल स्टेटेज एंड अनाउंस द रिजल्ट्स। वही घोषणा करता है। दे आर फाइनल अथॉरिटी इन द मैटर ऑफ वोट काउंटिंग इन इलेक्शन। गिनते समय उनका पूरा योगदान होता है आरओ का। टू असिस्ट द आरओ, आरओ को सहायता देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑल्सो असिस्ट अपॉइंट करता है असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, एआरओ को नियुक्त करता है। आरओ तो होता ही, उसके अलावा उसको सहायता देने के लिए, उसके मदद करने के लिए एआरओ होता है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, टू असिस्ट द आरओ इन कैरिंग आउट ऑल ऑफ द ड्यूटीज। जनरली देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द एक्स ऑफिसियो आरओ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वही एक्स ऑफिसियो होते हैं इन द लोकसभा इलेक्शन, वाइल द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इज आरओ इन द असेंबली इलेक्शन। लेकिन अगर राज्यों का चुनाव हो रहा है, राज्य विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो उसमें एसडीओ जो होता है या एसडीएम जो होते हैं वही, ठीक है, आरओ की भूमिका निभाते हैं। रिसेंटली द उत्तराखंड असेंबली पास अ बिल टू प्रोवाइड 30% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन टू द लोकल वुमेन इन स्टेट गवर्नमेंट सर्विस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन applies separately for each of the groups specified under the law. Okay, reservation for ST, SC tribes and other BBC जो other backward classes होते हैं is referred to the vertical reservation। ये vertical reservation है। ST को ST scholars other backward classes को जो दिया गया reservation है वो एक vertical reservation का उदाहरण है। Horizontal reservation refers to the reservation for the beneficiaries such as women, transgender community, and individuals with the disabilities, cutting through the vertical categories. Yeah, of course, I think you know about that is good। और सबके सब सही हैं। उत्तराखंड असेंबली के द्वारा अभी हाल में एक बिल पास किया गया है जो कि 30% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन निर्धारित कर रहा है लोकल वुमेन की, महिलाओं को स्टेट गवर्नमेंट सर्विस के लिए। तो सही समझ लीजिए कि ST, SC और OBC को जो आरक्षण मिलेगा तो मिलेगा ही, उसके अलावा 30% उनमें से रिजर्व होगा महिलाओं के लिए। इन सिंपल टर्म्स, वाइल वर्टिकल रिजर्वेशन अप्लाइज सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप्स। वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है ना, जितने भी ग्रुप्स होते हैं सबको अलग अलग करके आरक्षण की सीमा निर्धारित की जाती है, स्पेसिफाइड, जिसके लिए कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं। द हॉरिजॉन्टल कोटा इज ऑल्सो अप्लाइड सेपरेटली टू ईच वर्टिकल कैटेगरी। और उसके वर्टिकल कैटेगरी में जो लोग हैं उसके लिए भी हॉरिजॉन्टल रूप से निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि इसको हम आपको इकोनॉमिक्स से जोड़ कर बताते हैं। सीधी सी बात है, जिस तरह से एक टैक्स का कलेक्शन होता है तो टैक्स का इंडिविजुअल पूल होता है, उसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद फिर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद केंद्र और राज्यों के बीच जो डिवीजन होगा उसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और उसके बाद राज्यों के बीच जो बटेगा, राज्यों के बीच भी तो आपस में बटेगा ना, क्योंकि 41% जो पैसा निकला 100 रुपया का 41%, अब वो खुद अपने आप में 100% है। अब उस 100% का डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टली रूप से होगा। उसी तरह से जो अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो रिजर्वेशन का हो रहा है वो तो होगा, उसमें से फिर ST के लिए, तो ST में जो महिलाएं हैं उसको जो आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को अलग मिलेगा। उसमें ST में हो सकता है ऐसे ST हो जो विकलांग हो, आई मीन जो दिव्यांग हो, फिर उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कोटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कोटा इज ऑलवेज अप्लाइड टू सेपरेटली टू ईच वर्टिकल कैटेगरी एंड नॉट अक्रॉस द बोर्ड, नॉट अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस इज रेफर्ड टू एज द वर्टिकल रिजर्वेशन। जी हाँ, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रेफर्स टू द इक्वल अपॉर्चुनिटी provided to the other categories of the beneficiaries such as women, veterans, transgender community, individuals with disabilities, cutting through the vertical category। वो vertical category से काट के उसको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वुमेन हैव 50% हॉरिजॉन्टल कोटा, इसका क्या मतलब है? then half of the selected candidates will have to be necessarily the women in each vertical quota category। जो वर्टिकल कैटेगरी में जो जितने भी सीट है उसमें से 50% तो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। इफ हाफ ऑफ ऑल सेलेक्टेड SC कैंडिडेट्स विल हैव टू बी वुमेन, इसका मतलब हाफ ऑफ द अंडर रिजर्व कैटेगरी और जनरल कैटेगरी विल हैव टू बी वुमेन। समझ लीजिए कि अगर हाफ ऑफ ऑल सेलेक्टेड SC कैंडिडेट, हाफ ऑफ ऑल सेलेक्टेड SC कैंडिडेट विल हैव टू बी वुमेन, या फिर हाफ ऑफ द अंडर रिजर्व और या जनरल कैटेगरी विल हैव टू बी वुमेन,
एंड सो ऑन, इसी तरह का प्रक्रिया रहेगा। ठीक है, तो एसटी में पहले तो एसटी में जितने भी कैंडिडेट हैं उसका 50% महिलाओं को मिलेगा। फिर उसी तरह से अगर ये जनरल कैटेगरी में जितने भी सिलेक्शन हुआ है उसमें 50% पहले महिलाओं को मिल जाएगा सीट, उसके बाद जो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर enjoy इक्वल पावर टू legislate ऑन गुड्स एंड सर्विस। क्या दोनों को बराबर बराबर पावर दिया गया है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बराबर पावर शेयर करते हैं जीएसटी को लेकर। कानून में इस तरह का कुछ प्रक्रिया है कि कुछ अलग लगता है आपको? टू गिव इफेक्ट टू द जीएसटी regime, entries in the state list of the Schedule 7 of the Constitution whether either deleted or amended. To give the effect to the GST regime, entries in the state list of the seventh schedule, the Constitution were either deleted or amended. कोई जरूरत नहीं amended और deleted करने का। The recommendation of GST tax council are binding on any legislative body. Is a binding? It's a binding. Let's see. पहले तो बात है कि आपको एक और दो सही है और तीसरा बिल्कुल गलत है। बाइंडिंग कहाँ से हो जाएगा यार? बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इंजॉय इक्वल पावर। दोनों को बराबर बराबर शक्ति दी गई है टू लेजिस्लेट, कानून बनाने के लिए। ठीक है, किस पर? जीएसटी पर। एंड दैट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, उसके लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बनाया गया। रिकमेंडेशन वेयर जस्ट दैट, रिकमेंडेशन दैट कुड नेवर बी बाइंडिंग ऑन ए लेजिस्लेटिव बॉडी। लेकिन रिकमेंडेशन जो है, सुझाव जो है, वो बाइंडिंग कहाँ से हो जाएगा? बाइंडिंग नहीं है। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बनाया गया, इसका रिकमेंडेशन जो है ना, वो केवल केवल दिशा निर्देश, मतलब एक तरह से सलाहकारी है। राज्यों को मानना है माने, ना माने ना माने। लेकिन आपको पता है जुलाई 2017 में यूनियन गवर्नमेंट ने जीएसटी रिजीम इंट्रोड्यूस किया, तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया था। इट डिड सो बेस्ड ऑन एन अंडरलाइंग बिलीव दैट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस इंडिया नीडेड यूनिफिकेशन। भारत को एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मतलब एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट करनी होगी जो ढेर सारे जो मतलब एक तरह से असुविधाएं है उसको खत्म करना होगा और एक यूनिफाइड मतलब मेथड खोजना पड़ेगा। वन नेशन वन टैक्स वाज द मंत्र था, और इसको एक तरह से लागू करने के लिए मैनी entries in the state list of the Schedule 7 of the Constitution were either deleted or amended। और इसके लिए जो 7 शेड्यूल में जो राज्यों के जो विषय थे उसको या तो डिलीटेड कर दिया गया या तो अमेंड कर दिया गया, और इसमें राज्यों की हामी भी थी, इसलिए तो ऐसा हो पाया क्योंकि ये अमेंडमेंट 368 से जुड़ा हुआ था और वो भी संघात्मक व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं राज्यों ने हामी भरी तभी ऐसा संभव हो पाया। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। The power under the Article 161 is exercisable by the governor in relation to matter to which of the executive power of the state extends, which matters to which the executive powers of the state extend। जो 161 में जो एक्सरसाइजेबल पावर दिया गया है गवर्नर को, वो एग्जीक्यूटिव मामले को लेकर है क्या? While the governor is bound by the advice of Council of Ministers, the binding nature of such advice will depend on the constitutionality of the same। इनकरेक्ट पूछा है। देखिए, अब गवर्नर को तो पता है आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अनुसार काम करना पड़ता है, लेकिन ये जो 161 में जो पावर दे दिया गया है क्या वो बाइंडिंग है? इसमें इनकरेक्ट पूछा तो डी दोनों इनकरेक्ट, तो नाइदर वन नॉर टू, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है बल्कि दोनों सही है। देखिए, अंडर आर्टिकल 161 के तहत एक एक्सरसाइजेबल रिलेशन है मैटर्स टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड, जहाँ तक मतलब स्टेट का पावर होता है वहाँ तक एक तरह से एक्सरसाइजेबल पावर दिया गया, एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है राज्यपाल को। While the governor is bound by the advice of council of minister, आर्टिकल 163 ये भी कहता है, आर्टिकल 163 ये भी कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अनुसार काम करना पड़ेगा। द बाइंडिंग नेचर ऑफ सच एडवाइस विल डिपेंड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द सेम। ठीक है, लेकिन बाइंडिंग नेचर वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर डिपेंड करता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिस्क्राइब एज ए फेडरल फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट्स। अच्छा है, भारत का जो संविधान है उसको क्या फेडरल फॉर्म को, लेकिन इसका जो मतलब आत्मा है वो यूनिटरी है क्या? इसकी आत्मा यूनिटरी है। इंडियन फेडरेशन इज नॉट
the result of agreement by the states, and not no state has the right to secede from the federation. The term federation has been used in Article 1 of the Constitution, where it describes India as a union of states. ऐसा कुछ नहीं है भैया, दो भी गलत है, तीन भी गलत है। चलिए, केवल और केवल एक और दो सही है, एक कैसे सही हो सकता है? वो नॉट लिखा था इसलिए वो सही है, ठीक है। भारत कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई एग्रीमेंट नहीं है राज्यों के बीच अमेरिका की तरह। हम फेडरेशन का उल्लेख ही नहीं है। द टर्म जो है ना फेडरेशन, वो कहीं भी उल्लेख नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 1 स्पष्ट करता है, डिस्क्राइब करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। इसका क्या मतलब है? इसका दो मतलब है। एक तो जो इंडियन फेडरेशन है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और ना ही किसी राज्यों को इससे बाहर निकलने का अधिकार है। फेडरेशन से वो बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, आप सिसिट कर ही नहीं सकते हैं। दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीन वेरियसली डिस्क्राइब, इसलिए बहुत लोग इसको फेडरल इन फॉर्म, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटी इन स्पिरिट, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटी इन स्पिरिट। आत्मा में आत्मिक रूप से ये एकात्मक है, लेकिन इसके जो बाहरी आवरण है वो फेडरल दिखता है। इसको हम लोग क्वासी फेडरल कहते हैं, और ये केसी वियर ने कहा है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा का जो पैनल होता है उसमें क्या क्या होता है, देखिए। मतलब आपको पता होगा, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो एक्स ऑफिसियो ऑफ द चेयरमैन, आई मीन वही सभापति होते हैं, लेकिन सभापति के बाद एक उपसभापति होता है, और उसके और भी मेंबर्स होते हैं। तो उसका पैनल क्या है, देखिए। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेट्स अ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन पर्सन फ्रॉम अमोंग द मेंबर्स। उन्हीं के मेंबरों में से चुनकर वाइस पर्सन के एक पैनल बना दिया था, क्या कि कौन बैठेगा अगर हम नहीं रहेंगे तो। इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एनी ऑफ द पैनल मेंबर्स कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस। यही होता है क्या? अकॉर्डिंग टू द राज्यसभा रूल्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड राज्यसभा नॉट एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ द पैनल। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार वो अगर राज्यसभा का सदस्य बन गया, चाहे नॉमिनेट हो या कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए, करेक्ट तो है नहीं तीन, इसलिए एक और दो सही है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, चुनते हैं एक पैनल को, वाइस चेयरपर्सन के पैनल को, फ्रॉम अमोंग द मेंबर्स, उन्हीं में से, अकॉर्डिंग टू द राज्यसभा रूल। राज्यसभा रूल खुद कहता भी है यही। इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन और द डेप्यूटी चेयरमैन, एनी ऑफ देम कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस। उनमें से कोई भी बैठ सकता है। अब देखते ही राज्यसभा के, अगर आपने कभी लाइव देखा हो तो उसमें अलग अलग प्रकार के लोग, आई मीन अलग अलग मेंबर्स बैठता है, कभी कोई और बैठता है, तो कभी आपको अजीब लगता हो, अरे आज तो वेंकैया नायडू जी थे, अभी तो जगदीप धाकड़ जी, धाकड़ ना कौन है, ठीक है। और उसके बाद कभी देखते हैं आप कोई और बैठा है, कभी और कोई बैठा है। तो इसका मतलब क्या है, कहाँ से हो रहा है? दैट्स पॉसिबल द रूल्स नंबर, रूल्स है राज्यसभा का। वाइल प्रिसाइडिंग ही हैज द सेम पावर एज द चेयरमैन। और जब एक बार वो उसमें बैठ जाता है गद्दी में, राज्यसभा के सभापति के रूप में, आई मीन, तो उसकी सारी भूमिका एक सभापति की तरह तौर पे होती है। उसके द्वारा डिसीजन जो होता है वो इसी तरह से काम करता है जिस तरह से चेयरमैन के काम करता है। नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर एंड एथलीट पीटी उषा को अभी हाल में नॉमिनेट किया गया, पता है ना। पीटी उषा इज नाउ ऑन द पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ द हाउस। तो पीटी उषा ने वाइस चेयरमैन ऑफ द हाउस की है। मिस उषा इज फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर इन द हिस्ट्री ऑफ द राज्यसभा टू बी इंक्लूडेड इन द पैनल। तो सोच लीजिए, पहली इतिहास के, राज्यसभा के इतिहास में ये पहली बार है कि किसी मतलब पीटी उषा इज नाउ इज द पैनल वाइस चेयरमैन हाउस। मिस उषा, मिस्टर पीटी उषा इज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर, पहली नॉमिनेटेड मेंबर है। देखो, उसको नॉमिनेशन करके लाया गया है पहली बार। और अब तक जितने भी जो पैनल होते थे ना, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता था बैठने के लिए, और पहली बार पीटी उषा जो है वो फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर है इन द हिस्ट्री ऑफ द राज्यसभा दैट टू बी इंक्लूडेड इन द पैनल। इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एज ए मार्क ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यू नो अबाउट दैट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक तरह से सहयोगी संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं इसको। जीएसटी काउंसिल सेल, जीएसटी काउंसिल सेल unanimously, मतलब एक, थ्रू अ मेजोरिटी ऑफ 75% weighted votes decide on all matters pertaining to GST and recommend such decision to the union and state government। मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तौर पे जीएसटी का जो गठन किया गया था, जीएसटी काउंसिल का, उसमें आपको पता होता है जीएसटी काउंसिल का जो एक स्ट्रक्चर क्या है, इसका मतलब संरचना क्या है, इसमें जो चेयरमैन कौन होता है, इसके काम करने की तरीका क्या है, इसमें वोटेज परसेंटेज क्या है,
राज्यों को क्या अधिकार है, केंद्र को क्या अधिकार है, ये जीएसटी काउंसिल ओवरऑल अगर आप इसको समझते हैं तो इसको कर ले जाइएगा। रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग ऑन ईदर द यूनियन स्टेट। ऑफकोर्स अभी अभी आपने देखा कि इसका जो जीएसटी काउंसिल का जो दिशा होता है वो एक तरह से बाइंडिंग तो होगा नहीं, ठीक है, लेट्स सी। बिल्कुल 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 दोनों सही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग ऑन द ईदर ऑफ द यूनियन और द स्टेट्स। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषणा की है क्योंकि राज्यों पर दबाव बनाया जा रहा था कहीं ना कहीं, तो राज्य चले गए सुप्रीम कोर्ट 131 के हवाले देके केंद्र राज्यों के बीच कुछ अगर, हालांकि इसमें मामला में कोई मतलब क्या बोलते हैं कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं था, हालांकि ये कोई संविधान से जुड़ा हुआ या लीगल कानून नहीं था, फिर भी आर्टिकल 279A, यू नो अबाउट दैट, आर्टिकल 279A एक जीएसटी काउंसिल की बात करता है, इसके काम की बात करता है, इसकी ताकत की बात करता है। काउंसिल है ये फंक्शन, काउंसिल हैज टू फंक्शन एज प्लेटफॉर्म, काउंसिल को काम करना होता है एक प्लेटफॉर्म के रूप में टू ब्रिंग द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर, ताकि केंद्र और राज्यों को एक साथ लाया जा सके, एक मंच पे लाया जा सके, उनकी सोच को एक जैसा कर जा सके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डेवलप किया जा सके। द काउंसिल सेल यूनियनमसली और थ्रू अ मेजोरिटी ऑफ 75% ऑफ द वेट, इसका 75% इसको वेटेज दिया गया है, डिसाइड किसी भी मैटर को चेंजिंग करना हो, लाना हो, घुसाना हो, बाहर करना हो, ठीक है, तो 75% जब तक वेटेज नहीं होगा तब तक ऐसा हो नहीं सकता, 75% वोट चाहिए। Decide on all matters pertaining to GST and recommend such decision to the union and state governments. Consider the following statement. According to the 7th schedule of the Constitution of India, alcohol is a concurrent list. क्या अल्कोहल को कॉन्करेंस लिस्ट में रखा गया है? अगर ऐसा होता तो जीएसटी काउंसिल में अल्कोहल, सोच लीजिए क्या ये 7th शेड्यूल में, अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल अल्कोहल क्या कॉन्करेंट सब्जेक्ट है? Directive Principle of State Policy (DPSP) mention about the prohibition of consumption of intoxicating drinks except the medical purpose. आपको आर्टिकल 747 पता होगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको पता होगा गांधी जी ने मद निषेध की बात तो की थी, अगर वो याद है तो। मोर देन 10 स्टेट्स इन इंडिया हैज द टोटल प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ अल्कोहल। इसकी कोई जानकारी कि 10 राज्य है जो भारत में, और 10 से अधिक राज्य ऐसे हैं जिसने टोटल प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल कर दिया है, उसका तो सारा रेवेन्यू चला जाएगा। लेट्स सी, बी इज द राइट आंसर, केवल दो सही है। One of the directive principle of state policy (DPSP) mentioned that, in a particular, the state shall have endeavored to bring about prohibition of the consumption, except for the medical purpose। अगर मतलब औषधि के तौर को छोड़ दिया जाए, औषधि उपयोग के अलावा जितने भी प्रकार के जो आप दवा के नाम पे दारू जो बेच रहे हैं ना, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू द हेल्थ, उसको किसी ना किसी तरह से क्या कीजिए, आप उसको प्रोहिबिट कीजिए, ये प्रतिबंध तो लगाइए। ये आर्टिकल 36 से 51 में जब अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये केवल और केवल नॉन जस्टिसेबल है। आप इस मतलब करे ना करे, मतलब एक तरह से कोशिश करें ना, कम से कम राज्यों का कर्तव्य तो है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्कोहल इज ए स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन अल्कोहल तो स्टेट सब्जेक्ट है। State legislature have the right and the responsibility to draft the laws regarding it, including the production, manufacture, possession, transport, purchase, sale of intoxicating liquid। राज्य चाहे तो प्रोडक्शन करे, मैन्युफैक्चर करे, पोजीशन करे, ट्रांसपोर्ट करे, बेचे, खरीदे, बेच, ठीक है, ना बेचे, उसकी मर्जी। All state have some regulation with regards to the alcohol consumption and sale, like the requirements of dry days. No dry days। करेंटली देयर आर 5 स्टेट्स, ये 5 ही राज्य टोटल जिन्होंने टोटल प्रोहिबिशन कर दिया है, एंड सम मोर विद द पार्शियल प्रोहिबिशन, कुछ आंशिक रूप से या कुछ पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाले को सैल्यूट मार दीजिए। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 246A 246A स्टेट दैट, कहता है कि पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 246A में पावर है संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानसभा को कि वो जीएसटी से संबंधित कानून बनाए। इंटीग्रेटेड आईजीएसटी इज इन द लेजिस्लेटिव डोमेन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स कौन सा इनकरेक्ट है भैया? इनकरेक्ट तो पता नहीं है आपको, दोनों नहीं है, दोनों सही है। 246 एक कहता है कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254, the parliament and the subject clause 2 legislature of every state have the power to make laws with respect to the goods and service tax imposed by the union or by the state. Parliament has exclusive power to make law make laws with respect to the goods and service tax where the supply of goods or service both takes place in course of interstate trade or commerce.
Next question. Who among the following have the power to increase the retirement age of the judges of the High Court and Supreme Court of India? जजेस के रिटायरमेंट एज को बढ़ाने का पावर किसके पास है? ऑफकोर्स संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर करता है 65 साल में, जबकि हाई कोर्ट के जज 62 साल में करते हैं। भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 114 अमेंडमेंट बिल was introduced in 2014। 114 अमेंडमेंट 2010 में लाया गया था टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस फॉर टू 65 years। However, it was not taken up for the constitution of the parliament and lapsed with the resolution of 15 लोकसभा। चला गया, खत्म हो गया, सब हुआ कुछ नहीं। Consider the following statement. The productivity of each house of the parliament depends on the total number of sitting held and the time duration of the sitting of the house। ये जो प्रोडक्टिविटी है, काम करने का उत्पादन क्षमता जो होता है, आप देखते हैं लोकसभा राज्यसभा के, अगर आप लाइव देखते होंगे तो आपको इतना मतलब लगता है वो मछली बजा रहा है, हो हल्ला खाली चलते रहता है, कुछ होता है नहीं। बिल को तो चर्चा ही नहीं कहता है। विधानसभा में तो छोड़ ही दीजिए, उसका हालात तो और भी बदतर होगा। लोकसभा का स्थिति और राज्यसभा की स्थिति लगभग लगभग पैरेलल हो गया है। पहले कहा जाता था कि राज्यसभा जो है विद्वानों की एक भूमि है, यहाँ विद्वान आते हैं, लेकिन यहाँ विद्वान अब नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ तो पार्टी पॉलिटिक्स हो रहा पूरा। अब तो ये तो उम्र दराज लोगों का जो मतलब शॉर्ट में कहें तो राज्यसभा और लोकसभा के जो ओवरऑल जो कार्यकाल अवधि होती है, आई मीन जो सेशन होता है, वो बहुत ही घटिया हो चुका है। इसका प्रोडक्टिविटी बहुत गिर चुका है, बहुत ही चिंतनीय विषय है। तो वही इसकी प्रोडक्टिविटी वो डिपेंड करती है कि कितने सीटिंग बैठक हुए हैं, कितने उसमें टाइम लगा। द प्रोडक्टिविटी ईच ऑफ द हाउस पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 100%। ऐसा थोड़ा 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी एडजॉर्न साइन डाई बिफोर द शेड्यूल्ड। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, केवल और केवल एक सही है। विंटर सेशन ऑफ द लोकसभा वाज एडजॉर्न साइन डाई। देखिए, विंटर सेशन को इंडेफिनेटली टाइम के लिए साइन डाई कर दिया है, 6 days अहेड ऑफ द शेड्यूल, 6 दिन पहले ही। जितना तय निर्धारित था कि अरे 15 दिन 20 दिन काम करेंगे, उतना निर्धारित था, लेकिन उससे 6 दिन पहले ही आपने साइन डाई लगा दिया। विद द ऑपोजिशन पार्टी फोर्सिंग रिपीटेड द एडजॉर्नमेंट्स इन द फाइनल डेज। और लगातार एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट लाए जा रहे हैं आप। In his valedictory address to the lower house, Mr. Birla said that the productivity house was 97% during the 13th sitting and 7 bills were passed। केवल 7 बिल पास हुए हैं, 97% प्रोडक्टिविटी रही है हाउस की। regardless of the sparring between the two sides over various issues, राज्यसभा reported 102% productivity। राज्यसभा 102%। रियल में क्या है कौन जानता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीलिमिटेशन कमीशन। अभी अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर का डीलिमिटेशन किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराया गया और यही सब मामले उठ रहे हैं। तो डीलिमिटेशन की बात करते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन द कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डीलिमिटेशन कमीशन को निर्धारित करने का अधिकार संसद को है कि प्रेसिडेंट को है? सोचिए सोचिए सोचिए। Orders of the Delimitation Commission cannot be challenged in the court of law। Orders of the delimitation, ध्यान रहे, orders of delimitation commission cannot be challenged in the court of law। When the orders of the delimitation commission are laid before the Lok Sabha or the state legislative assembly, they cannot effect any modification in orders। ध्यान से सोचिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, that could be very very critical for you। देखिए, when the orders of the delimitation, जब ऑर्डर अगर पास कर दिया गया डिलिमिटेशन, जब उसको लेट किया था बिफोर लोकसभा और स्टेट असेंबली के पास, दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर्स। उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। हाउ इट पॉसिबली, कॉमन सेंस लगाए यार। 2 तो सही है, 3 गलत है और 1 बताइए वो भी। तो इसमें सही जवाब है डी, 1 2 3 करेक्ट है। बट देखते हैं। देखिए, डीलिमिटेशन इज एक्ट मतलब क्या है? डीलिमिटेशन का सीधा सीधा मतलब रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली सीट टू रिप्रेजेंट द चेंज इन द पॉपुलेशन। जो कि हर 10 साल में जनसंख्या का जनगणना होता है। जनगणना के बाद मतलब ऐसी कोशिश की जाती है कि हर 10 साल में जो जनगणना हुई, जनगणना में चूंकि परिवर्तन हुआ, तो जनसंख्या में जब परिवर्तन हुआ तो स्वाभाविक है सीटों की संख्या जो है वो जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, ताकि मतलब एक व्यक्ति एक वोट का निर्धारण जो दिया गया है संविधान में, उसको एक तरह से मतलब सही सिद्ध किया जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिलिमिटेशन इज टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द इक्वल सेगमेंट। जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल सेगमेंट, बराबर बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए ना पॉपुलेशन को। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश को 50 सीट और बिहार को कुछ कम सीट, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए ना बंटवारा।
डिलिमिटेशन इज कैरिड आउट एन इंडिपेंडेंस डिलिमिटेशन कमीशन, और ये जो होता है ना, इसके लिए एक परिसीमन आयोग होता है, पूरी तरह से स्वतंत्र बॉडी होती है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट। इसके लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट है, समय समय पर भारत सरकार को यह अधिकार है कि वो उसका गठन करे। डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए ध्यान रहे, डिलिमिटेशन कमीशन आयोग का गठन जो है अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करती है, कोलैबोरेट करती है ये लोग। इट इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग। इससे क्या काम, देखिए इसमें क्या कौन कौन होता है। डिलिमिटेशन में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, दूसरा चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया जो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशनर है वो होंगे, और और इसके अलावा जो जो भी जिस राज्य में हो रहा है इलेक्शन कमिश्नर, वहां का इलेक्शन कमिश्नर होगा। कमीशन इज ए पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बॉडी, हुज ऑर्डर्स कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इसके ऑर्डर को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता है। और ध्यान रहे, इस ऑर्डर को जब लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है, ठीक है, हाउएवर मॉडिफिकेशन आर नॉट परमिटेड। पटल पे रखा जाता है, चर्चा कर लीजिए, लेकिन कोई मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला है इसमें। मॉडिफिकेशन आर नॉट परमिटेड, इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जो पावर है, ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है, जो बनाया गया है, वो इतना पावरफुल बना दिया गया है, जिसमें कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट के इलेक्शन कमीशन, वो उससे भी पावरफुल दिख रहे हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन द डिस्प्यूट बिटवीन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का सीधा सा मतलब होता है वैसे सारे पावर जो केवल, वैसे सारे केस जो केवल और केवल ये सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन यही है, और ये आर्टिकल 131 में जिक्र किया गया है। और इसके लिए शर्त क्या है, तो ये शर्त ये है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, डिस्प्यूट किसके किसके बीच संभव है, या तो भारत सरकार और उसके दूसरी तरफ राज्य, एक राज्य हो सकता है, कई राज्य हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट वन साइड एंड वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन अदर साइड। एक तरफ भारत सरकार और कुछ राज्य मिलके दूसरे राज्यों के साथ लड़ाई पिटाई कर रहे हैं। टू और मोर स्टेट्स ऑन एनी अदर मैटर, सेलेक्ट द करेक्ट। इसमें सबे का सब है, और क्या ये कर दो यार, टू और मोर स्टेट के बीच नहीं, दो राज्यों के बीच डिस्प्यूट हो तब नहीं, टू और मोर स्टेट्स ऑन एनी मैटर, एनी मैटर नहीं, यहाँ पर केवल और केवल लीगल मैटर होगा तब। यही बात है, यही सब छोटी छोटी बातों को करना होता है। सुप्रीम कोर्ट in its original jurisdiction decide इन यहाँ पर गलत दिखा है स्पेलिंग, ठीक है, इम्पूट्स नहीं डिस्प्यूट्स, ठीक है, बिटवीन स्टेट्स। आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, क्या कहता है, सब्जेक्ट्स टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट्स टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट शैल, सुप्रीम कोर्ट सेल लिखा सेल, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट, सब कोर्ट को बाहर करो, have the original jurisdiction in any dispute अगर between government of India and one or more state, between government of India and any state or states one side and one or more other states on the other side, between two or more state, if and in so far as the dispute involves any questions, ध्यान रहे any question bracket में, whether the law on which the existence or the extent of the legal right depends, provided that jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, like any treaty, agreement, covenant, engagements, or other similar instrument which have been entered into or executed before the commencement of this constitution। संविधान के पहले वाला कानून, कोई संधि, कोई एग्रीमेंट, कोई कॉवेनेंट, कोई इंगेजमेंट हुआ, उसको यहाँ पर आप नहीं ला सकते। और विच प्रोवाइड्स दैट सेड जुडिक्शन सेल नॉट एक्सटेंडेड टू सच डिस्प्यूट, इस प्रकार के मामले को बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल टेस्ट के बारे में, जो ट्रिपल टेस्ट जो कि काफ़ी न्यूज़ में था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के संबंध में। ये ट्रिपल टेस्ट क्या होता है, ट्रिपल टेस्ट का मतलब ये 3 चीज़ का निर्धारण करना होता है। ये तो आरक्षण से है कि ओबीसी का लोकल बॉडीज होना चाहिए नहीं, यही ऑफकोर्स
तो अभी अभी आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो उत्तर प्रदेश के संबंध में जो डिसीजन आया था, वो रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन लोकल बॉडी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लोकल बॉडीज में आरक्षण किस आधार पे होगा, उसके लिए 3 टेस्ट होना चाहिए। और ये 3 टेस्ट याद कर लीजिए। देखिए इलाहाबाद, आफ्टर द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर यूपी गवर्नमेंट टू होल्ड अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन विदाउट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, ओबीसी को आरक्षण अब नहीं मिलेगा, बिकॉज द ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर द कोटा हैड नॉट बीन फुलफिल, क्योंकि जो ट्रिपल टेस्ट की बात की गई थी उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। अब ये क्या ट्रिपल टेस्ट है? ट्रिपल टेस्ट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू कंप्लीट 3 टास्क फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन द लोकल बॉडी। अगर ओबीसी को लोकल बॉडीज में आप आरक्षण देना चाहते हैं तो इसके ट्रिपल टेस्ट पास कीजिए। पहला, to set up a dedicated commission to conduct a rigorous empirical inquiry into the nature and the implication of backwardness in local body। एक नेचर, दूसरा implication, क्या प्रभाव पड़ेगा backwardness का लोकल बॉडीज, ठीक है। दूसरा है स्पेसिफाई द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन, कितना होना चाहिए रिक्वायर्ड इन द लोकल बॉडीज इन द लाइट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन एज नॉट टू फॉल फाउल ऑफ द ओवरब्रेथ। और दूसरा है, और तीसरा है इंश्योर, इंश्योर करना है आपको कि एस सी एस टी ओ बी सी तीनों मिला के डज नॉट एक्सीड एन एग्रीगेट ऑफ द 50% ऑफ द टोटल सीट। ट्रिपल टेस्ट कंडीशन वेयर आउटलाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ विकास किशन राव गवाली, विकास किशन राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। मार्च 2021 में ये डिसीजन आया था विकास किशन राव गवाली, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट के संबंध में। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, लगे रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।